दोस्तों नमस्ते। आज बहुत टाइम बाद समय मिला है और अब मैं कोशिश करूँगा कि ये क्लास वापस व्यवस्थित रूप से चलती रहे। आप लोगों ने दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम से मना लिया है। अब वापस अपनी तैयारी की ओर लौटना है और राजस्थान इतिहास हम वहाँ पढ़ रहे थे और मैंने गुहिल वंश की एक क्लास मैंने आपको ली थी। ठीक है? गुहिल वंश की एक क्लास मैंने आपकी ले ली थी और दूसरी क्लास मैंने ली थी, परंतु उसमें ज़्यादा मुझे अच्छा लगा नहीं था और वो क्लास टेक्निकल रूप से अपलोड भी नहीं हो पाई थी। इसलिए आज गुहिल वंश की सेकेंड क्लास है और इस क्लास में मैं कोशिश की है कि 12-13% मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो कंपटीशन रूप में बहुत उपयोगी है। तो आज समझने का प्रयास करेंगे और जितने भी विद्यार्थी आज पहली बार देख रहे हैं चैनल पे, जो नए जुड़ रहे हैं वो गुहिल वंश की एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। मैंने अभी तक जो गुहिल है, जो गुहिल वंश का मूल पुरुष उसको मानते हैं, उससे पहले जो उसकी शासन करने की जो तरीका था वो शिलादित्य से होता है। उसकी माता थी, कहते हैं कि आबू दर्शन करने के लिए आई थी, वहाँ पर आक्रमण हो गया तो वापस वहाँ पे नहीं गई। गेह नाम का व्यक्ति होता है, ठीक है ना? ये गेह नाम का व्यक्ति ही आगे चल के गुहिल कहलाता है। ये मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक या मूल पुरुष माना जाता है। ऐसी चीजें मैंने आपको कंप्लीट उस क्लास में बता दी थी और आज गुहिल वंश के जो संस्थापक है गुहिल के बारे में, उसके बारे में हम वहां से शुरू कर रहे हैं। तो आप अच्छे से देखना और समझने का प्रयास करना। प्रश्नों का लेवल हमेशा ही जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चल रहा है, ठीक है? अब प्रश्न देखना आप कि गुहिल वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष गुहिल के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सीधा सा बेसिक प्रश्न बनता है कि गुहिल वंश का मूल पुरुष किसको मानते हैं। ठीक है ना? वहां आपको बप्पा भी ऑप्शन में मिलेगा, वहां आपको गुहिल भी ऑप्शन में मिलेगा, तो आप थोड़ा दिमाग में जरूर याद रखना, ठीक है? इसका लालन पालन कमलावती नामक महिला ने किया था। ये लाइन मैंने आपको बता दी थी कि इसकी माता ने क्या किया था। कहते हैं कि वो जोहर किया। जोहर तो नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते हैं कि वो क्या हो गई थी, सती हो गई थी। क्या हो गई थी? सती हो गई थी। सती होने के बाद अपने पुत्र का सती होने से पहले अपने पुत्र का लालन पालन के लिए एक महिला का नाम मिलता है कमलावती। तो कमलावती को उन्होंने सौंप कर वो सती हो गई थी, ठीक है? तो ये लाइन तो इसके कमलावती, ये इसकी माता नहीं, याद रखना, ये इसकी माता नहीं है, ये इसकी दाई माँ थी, मतलब लालन पालन करने वाली महिला, ठीक है? भील राजा मांडलिक ने इसकी वीरता से प्रसन्न होकर अपना राज्य दे दिया था। ये लाइन बहुत उपयोगी लाइन है क्योंकि ये मेवाड़ के शासक के शुरुआती काल की जानकारी है, तो मेरे अनुसार ये अच्छी जानकारी, ठीक है? तो भील राजा मांडलिक ने ना ये इसकी वीरता से प्रसन्न होकर अपना राज्य दे दिया था, ठीक है? गौरी शंकर ओझा के अनुसार इसका शासन 567 ईस्वी में स्थापित हुआ, ठीक है? ये लाइन दे रखी है शर्मा एंड पावा। शर्मा एंड पावा में यह लाइन दे रखी है। बाकी तो कोई किताबों में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि सर गोपीनाथ शर्मा कहता है कि इसका शासन काल शुरू होता है 566 ईस्वी से, ठीक है? तो ये भी एक बेसिक जानकारी है। इसको गुहिल वंश का संस्थापक भी माना जाता है। ये लाइन तो बहुत उपयोगी लाइन है। तो आपको 2 या 3 लाइन आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि एक तो गुहिल का लालन पालन बाल अवस्था में किसने किया था, तो वो कमलावती थी, याद रखना। और भील राजा मांडलिक ने इसकी वीरता से प्रसन्न होकर ये उसको राज्य दिया था। ये भी लाइन बहुत अच्छी, ठीक है? तो ये डेट याद रख लेना और ये संस्थापक तो है ही है और मूल पुरुष कोई पूछ ले तो ये गुहिल को माना जाता है, ठीक है? तो गुहिल के बारे में इतने ही प्रश्न है जितने मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से जो उपयोगी होता है वो जानकारी मैंने आपको बता दी, ठीक है? अगला प्रश्न देखो। अब देखो ये प्रश्न अच्छा है। 2 प्रश्न मैंने जब आपको शिलालेखों के बारे में, राजस्थान इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ाया ना, तो वहां पर मैंने बहुत सारी चर्चाएं की थी कि सोमाली का शिलालेख, अपराजित का शिलालेख, ये मेवाड़ के गुहिलों के बारे में जानकारी देता है। तो वैसे ही प्रश्न आपको सेम मिलेगा कि सोमाली शिलालेख
किस मेवाड़ शासक का वर्णन करता है। ठीक है ना। तो जिन विद्यार्थियों ने वो क्लास देखी ना, आपको यहाँ उत्तर देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वहां मैंने डिटेल से चर्चा की है, 7-8 क्लास ली थी स्रोतों की, तो वहां मैंने आपको चीजें कंप्लीट करवाई थी। ठीक है। तो सोमाली शिलालेख है ना, तो 16 में सील, या इसका नाम मिलता है शिलादित्य। शिलादित्य भी नाम मिलता है और सील भी नाम मिलता है। ठीक है। अब बप्पा के बाद क्या होता है, सॉरी, घुइल के बाद शासक बनता है सील। शिलादित्य शासक बनता है और सील के बारे में जानकारी देने का सबसे बड़ा स्रोत है सोमाली शिलालेख। ठीक है। ये पराजित नहीं है, याद रखना, ये पराजित नहीं है। ये पराजित के लिए अलग से शिलालेख मिलता है, ये पराजित का शिलालेख। तो ये पराजित का शिलालेख भी किस वंश की जानकारी देता है, घुइल वंश की जानकारी देता है। और सोमाली शिलालेख भी घुइल वंश की जानकारी देता है। तो ऐसा कोई बेसिक प्रश्न बन जाए तो आप दिमाग रखना कि सोमाली शिलालेख का संबंध किससे है, सील या शिलादित्य से माना। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अब देखो, अब एक सबसे महत्वपूर्ण शासक की शुरुआत होती है बप्पा रावल से। ठीक है ना। लगभग हम यहीं से ही मेवाड़ के गुइल वंश का प्रारंभ मानते हैं, क्योंकि बप्पा की जो ऐतिहासिकता है, बप्पा और काल भोज का जो संबंध है, उसके बारे में हम बहुत सारी चीजें डिस्कशन कर चुके हैं। उस क्लास में मैंने बताया था आपको। देखो, बप्पा रावल के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है। अब बप्पा राहुल सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है, क्योंकि इन्होंने ही चित्तौड़ के जो आसपास के क्षेत्रों को पराजित करके वहां पर अधिकार किया था। और कुछ कृपा हरित ऋषि की भी रही थी, जिसकी कृपा से कहते हैं कि उसको राज्य मिला था। तो वो बेसिक किंवदंतियां हैं, आपको सबको पता है, इसमें बारे में बताने की कोई सार नहीं। ठीक है। इसका प्रारंभिक जीवन भांडेर दुर्ग, पराशर नामक स्थान और नागेंद्र नामक स्थान पर नागर नामक ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है कि बप्पा रावल को कहते हैं ना, कि जैसे मैंने आपको बताया कि गुहिल का लालन पालन, ठीक है ना, गुहिल का लालन पालन भी नागर ब्राह्मणों ने किया था। वो जो कमलावती महिला थी, वो जो कमलावती महिला थी, वो इसी वंश की थी, याद रखना, इसी ब्राह्मण वंश की महिला थी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि गुहिलों के राज्याभिषेक कौन से ब्राह्मण करते, गुहिलों के राजाओं का राज्याभिषेक कौन से ब्राह्मण करते हैं, तो वो नागर जाति के ब्राह्मण थे। ये प्रश्न मैंने करवाया था। अब नागर जाति के ब्राह्मण क्यों करते थे, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि कमलावती नामक महिला ने गुहिल का लालन पालन किया, और इसी कमलावती के वंशजों ने इस बप्पा रावल का भी प्रारंभिक जीवन इनके आसपास ही बीता था। तो ये एक बेसिक जानकारी आपको याद है। हरित ऋषि ने बप्पा रावल को मेवाड़ का राज्य आशीर्वाद रूप दिया, जिसका उल्लेख कर्नल जेम्स टोड और नेहनसी करते हैं। ये लाइन बहुत उपयोगी लाइन है। बहुत बार दोनों विद्वानों का अलग अलग कथन मिलता है। मोहम्मद नेहनसी कहता है कि हरित ऋषि की गाय चराता था, और वो वगैरह की जानकारी का आपको कहानी पता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बप्पा रावल के बारे में हरित ऋषि की जो कथा है, जो किंवदंती है, उसका उल्लेख कौन से करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न बनता है। तो एक तो कर्नल जेम्स टोड करता है, एक मोहम्मद नेहनसी करता है। तो ये दो लाइन, दो नाम तो आपको स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि कर्नल जेम्स टोड और मोहम्मद नेहनसी इस कथा का उल्लेख करते हैं, हरित ऋषि वाली कथा का उल्लेख करते हैं। ठीक है। वीर विद्वान के अनुसार बप्पा रावल वास्तव में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, बल्कि एक उपाधि थी। ये लाइन आप स्टार लगाकर अपने कॉपी में अलग से नोट कर लेना, क्योंकि जब बप्पा हम पढ़ते हैं ना, तो बप्पा दो नाम मिलते हैं। एक तो बप्पा रावल नाम मिलता है, और एक काल भोज की उपाधि मिलती है। ठीक है। अब दोनों में संबंध क्या है, क्या नहीं रहा है, तो वो चीजें आप वीर विनोद में एक स्पष्ट लाइन लिख। वीर विनोद किसकी रचना है, श्यामल दास की। श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। उसके अनुसार बप्पा रावल वास्तव में किसी व्यक्ति का विशेष का नाम नहीं था, बल्कि एक उपाधि थी। ठीक है ना। तो बप्पा रावल एक नाम नहीं था, सिर्फ क्या थी, एक उपाधि थी। तो हम कहते हैं कि मूल नाम क्या था, तो बप्पा रावल का मूल नाम कहते हैं कालभोज।
कालभोज। ठीक है, अब कालभोज नाम रहा या नहीं रहा, आगे एक मैं आपको प्रश्न आएगा तब मैं बताऊंगा। यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि बप्पा रावल किसी व्यक्ति का विशेष का नाम नहीं था, बल्कि क्या थी, एक उपाधि थी। और ऐसा उल्लेख करने वाला कौन सा स्रोत है, ये वीर विनोद है। बड़ी परीक्षाओं के लिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। तो ये लाइनें बहुत उपयोगी लाइन है। एक तो ये टोड और मोहम्मद नैन्सी वाली। ठीक है, तो बप्पा रावल के बारे में एक दो प्रश्न और बनते हैं, वो भी मैंने बनाने का प्रयास किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये देखो। ठीक है, इस विद्वान के अनुसार बप्पा शब्द किसी शासक की उपाधि ने होकर स्वतंत्र व्यक्ति का परिचय। ये लाइन भी बहुत उपयोगी लाइन है। ये वीर विनोद के लाइन से मिलती जुलती। ठीक है ना, ये किसी विद्वान का कथन है कि बप्पा शब्द किसी शासक की उपाधि ने होकर स्वतंत्र व्यक्ति का परिचय। ठीक है ना, परिचय का मतलब है कि वही वही बात हो गई कि एक शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया था, बप्पा रावल, और ये कहते हैं गोपीनाथ शर्मा। तो दो या तीन चीजें आपको ये याद रखनी है। एक तो वीर विनोद वाली याद रखनी है, और एक हरित ऋषि वाली कथा जो मोहम्मद नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से वो राज्य मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ। ठीक है, और एक लाइन आपको ये याद रखनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये सबसे आज का सबसे बेस्ट प्रश्न है। ठीक है ना, इस शिलालेख में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है। ठीक है ना, अब अलग अलग बताया गया है, इसका मतलब कहते हैं कि दो युक्ति थी। ठीक है ना, वीर विनोद क्या कहती है, वीर विनोद कहती है कि बप्पा रावल है वो कोई उपाधि नहीं है, कोई नाम नहीं है, बल्कि वो एक उपाधि। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये सबसे आज क्लास का सबसे बेस्ट पर्सन है मेरे अनुसार। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये आज का बेस्ट पर्सन है। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको करवाई थी कहाँ, जब मैंने स्रोत वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जब मैंने रणकपुर प्रशस्ति पढ़ाई थी। ठीक है ना, तो रणकपुर प्रशस्ति में मैंने स्पष्ट बताया था कि बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग युक्ति बताया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, तो मेरे अनुसार ये बेस्ट पर्सन है। अच्छा पर्सन कहीं बन जाए ना, तो आप थोड़ा नोट अलग कॉपी में अपनी नोट बना के लिख लेना कि ये चीजें आपको बहुत कम किताबों में मिलती, डायरेक्ट लाइन आपको गाइडों में ये चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, ये भी अच्छा पर्सन है। ये देखो, बप्पा रावल के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था। ठीक है ना, बप्पा रावल के बारे में वो चित्तौड़ वाली बात, वो कहानी है उसकी, मैं आपको एक फोटो या मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज के आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि वो बड़ी कहानी है और यहाँ पर्सन मुझे लगा नहीं कि यहाँ बन सकता है। तो चित्तौड़ की वो चित्रगंज मौर्य वाली कहानी में आपको उसमें मेंशन कर दूंगा, आप टेलीग्राम पे आप आराम से देख लें। ठीक है, अब बप्पा रावल के बाद के शासकों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है फिर हमें सामंत सिंह के बाद में। ठीक है ना, तो सामंत सिंह के बाद में हम कहते हैं कि जेतर सिंह शासक बनता है। जेतर सिंह के काल में बड़े अच्छे काम हुए, अच्छे युद्ध लड़े गए थे, बुताला का युद्ध लड़ा गया था। तो यहाँ बेसिक जानकारियां हैं, और प्रश्न बप्पा रावल का हर बार बनता है। एक लिंग बिंदर का पूछ ले तो वो बेसिक प्रश्न है, वहां से हमेशा ही प्रश्न बनता है। ठीक है, तो बप्पा रावल के बारे में दो तीन कथन आप जरूर वो दिमाग में रख लेना। काल भोज बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है, और वो रणकपुर उपस्थिति मानी जाती है। ठीक है, अब बप्पा रावल के बाद मेवाड़ का शासक कौन बनता है, ये अच्छा प्रसंग बन सकता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो वर्तमान में ये प्रचलन में भी है, क्योंकि कौन सा शासक किसके बाद बना था, किससे पहले बना था, ऐसे प्रश्न मेवाड़ के शासकों के बारे में बनते हैं। और मुख्य शासक के या फिर एक कमजोर शासक के बाद में जो प्रमुख शासक बनता है ना, तो वहां से प्रश्न अच्छा ठीक है, तो बप्पा रावल के बाद शासक बनता है खुमाण प्रथम। बप्पा रावल के बाद शासक बनता है खुमाण प्रथम, शासक बनता है। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है, खुमाण प्रथम। ठीक है, ये बेसिक जानकारी है, इसमें ज्यादा कोई डीपली वाली बात नहीं। ये अच्छा प्रश्न है कि किस शासक के शासन काल में बगदाद के खलीफा अल मायू का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था। मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। ठीक है, ये
प्रारंभिक शासकों, मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रश्न है। यहाँ से फिर आक्रमण शुरू होते हैं। फिर जयद्रथ सिंह के समेत जाते बाद में इल्तुतमिश का कहते हैं कि वो भूतला का युद्ध हम पढ़ते हैं, वहां पे जानकारी मिलती है। तो बेसिक जानकारी यहाँ है। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो कुतुबुद्दीन एक ऐबक का आक्रमण होता है। ऐबक के आक्रमण को कर्मवती वो आक्रमण को विफल कर देती। तो वो सारी चीजें हम डिटेल से, ठीक है। तो ये प्रारंभिक है कि शासक के काल में बगदाद के खलीफा, ठीक है, बगदाद के खलीफा अल-मायूं का मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था, और वो भी था कहते हैं कि कुमाण प्रथम। इसके काल में, कुमाण प्रथम के काल में ही ये बगदाद के शासक, या कहूं कि बगदाद के खलीफा अल-मायूं का आक्रमण होता है। तो ये भी बेसिक लाइन कभी कोई परीक्षा में पूछ ले तो आपको जरूर याद रखनी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। ये अच्छा प्रश्न है। प्रारंभिक शासकों में ये भरत भट्ट दित्य, ठीक है ना, ये ऐसे भी नाम मिलता है, भरत भट्ट, भरत भट्ट दित्य, ठीक है। अब प्रारंभिक शासकों में एक तो बप्पा रावल को आप विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। थोड़ी सी लाइन एक खुमान के बारे में याद रखनी है, खुमान प्रथम के बारे में, तो वो चीज आपको याद रखनी। अब खुमान प्रथम के बाद 3-4 शासक बनते हैं, भरत शासक बनता है, भरत भट्ट प्रथम शासक बनता है, 2-3 नाम और मिलते हैं। तो उनकी कोई विशेष उपलब्धियां नहीं थी, तो हम उसको पढ़ने का कोई मुझे सेंस लगा नहीं, इसलिए मैंने आपको भरत भट्ट द्वितीय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं नहीं का पूछ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से भरत भट्ट के बारे में प्रश्न अच्छे बनते हैं, और बनना चाहिए। 1-2 प्रश्न तो मुझे लगता है कि यहाँ से पूछना चाहिए। इसकी जानकारी का स्रोत आठपुर लेख माना, ठीक है ना, स्टार लगा कर अपनी कॉपी में नोट कर लो। सबसे बड़ी बात कि आठपुर का शिलालेख मेवाड़ के किस शासक के बारे में जानकारी देता है, तो वो भरत भट्ट द्वितीय के बारे में, ठीक है। तो एक लाइन तो ये सबसे बेस्ट हो गई। इस लेख में इसको तीनों लोकों का तिलक कहा गया है। स्टार लगा कर अपने कॉपी में नोट कर लेना कि मेवाड़ के किस शासक को 3 लोकों का तिलक कहा गया है, ठीक है ना। मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट लाइन है भरत भट्ट द्वितीय के बारे में। चालुक्य शासक राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया था, ये भी कथन ठीक है, परंतु कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका मैं आपको भी बताऊंगा। प्रतापगढ़ शिलालेख में इसकी महाराजाधिराज की उपाधि मिलती है। ये लाइनें बहुत उपयोगी लाइन है, आप स्टार लगा के अपने कॉपी में नोट कर लेना। अब सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न ये होता है, और आप जब कंसेप्ट बेस्ड पढ़ते हो ना, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये जो विवाह है ना राजकुमारी, ये महालक्ष्मी, ये चालुक्यों की नहीं थी, ये राष्ट्रकूट वंश की थी, राष्ट्रकूट वंश की रानी थी, वंश की राजकुमारी थी, राष्ट्रकूट वंश की राजकुमारी थी, ना कि चालुक्य वंश की। ये होता है कंसेप्ट, इतना ही अंतर होता है प्रश्न में, कंसेप्ट बेस्ड प्रश्नों में। जब एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बनाता है तो बहुत कम विद्यार्थी यहाँ हल कर पाते हैं। तो भरत भट्ट द्वितीय के बारे में 2 या 3 चीजें बहुत उपयोगी चीजें हैं। एक तो आठपुर अभिलेख जो भरत भट्ट द्वितीय के बारे में माना जाता है, और राष्ट्रकूट की राजकुमारी महालक्ष्मी से इसका विवाह हुआ था। ये लाइन भी बहुत उपयोगी लाइन है, और सबसे उपयोगी लाइन ये मानी जानी चाहिए, तीनों लोकों का तिलक, ठीक है। और प्रतापगढ़ अभिलेख में इसकी उपाधि मिलती है महाराजा धीराज की उपाधि। ये महाराजा धीराज की उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले कोई भी शासक महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं करता है, इसलिए ये उपयोगी हो जाता है। जब मैंने अजमेर के चौहान पढ़ाए थे तो मैंने भी 3-4 उपाधियां बताई थी, महाराज, महाराजा धीराज, महाराजा जजार, परम भट्टारक, महादेव परमेश्वर की उपाधि। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो भरत भट्ट द्वितीय मेवाड़ के प्रारंभिक शासकों में बहुत महत्वपूर्ण शासक है, और आठपुर का शिलालेख, तीनों लोकों का तिलक, तीनों लोगों का तिलक, और महाराजा धीराज की उपाधि, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको यहां से कोई प्रश्न बनेगा तो आप कभी गलत मत करना। अब अगला प्रश्न देखो। अब देखो, ये सबसे बेस्ट प्रश्न है कि मेवाड़ शासक अल्लट के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। जब भी मेवाड़ का अल्लट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो 3-4 चीजें हमेशा ही बेसिक परीक्षाएं में पूछी जाती ही है।
अल्लट के बारे में प्रश्न बनता ही बनता है, या तो फिर उसके जो नौकरशाही के बारे में प्रश्न बनता है। तो 4-5 चीजें मैंने ऐड की है और लगभग परीक्षाओं में यहाँ से ही प्रश्न बनता है। ठीक है, अब मेवाड़ में शासक बनता है अल्लट। ठीक है, अल्लट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसको आलू रावल भी कहा जाता है। ये तो स्टार लगा के अपनी नोट कर लेना कि किस शासक को आलू रावल भी कहा जाता है, तो उसका नाम है अल्लट। पहला ही प्रश्न बहुत उपयोगी प्रश्न है। इसका विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी से हुआ था। यह भी लाइन भी अच्छी। इसने मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की शुरुआत की थी। स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना, हर बार परीक्षा में यह लाइन फेवरेट होती है कि मेवाड़ में नौकरशाही की प्रारंभ करने वाला शासक कौन था, प्रारंभिक शासक कौन था, तो वो अल्लट था। ठीक है, मेवाड़ में बाद में आएगा तब मैं आपको वहां बताऊंगा 2-3 सभाओं के बारे में, महाजन सभा के बारे में भी मैं चर्चाएं करूंगा, तो वो चीजें बाद की रहेगी। अभी प्रारंभिक शासकों में ये नौकरशाही की शुरुआत करता है अल्लट। इसने अहाड़ को अभी राजधानी बनाया। ये स्टार लगा कर अपने कॉपी में नोट कर लेना। इससे पहले राजधानी कौन सी थी? नागदा। अभी तक हमने पढ़ा कि इससे पहले राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। बप्पा रावल ने कहते हैं कि बप्पा रावल हरित ऋषि की गाय नागदा में चराता था और नागदा का शासन हरित ऋषि के आशीर्वाद से मिला था और नागदा को ही अपनी राजधानी। ठीक है, अब नागदा की जगह अहाड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो वो अल्लट था। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी। इसने अहाड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी बहुत बार प्रश्न बनता है। इसके काल में अहाड़ एक व्यापारिक नगर था जिसका उल्लेख सारणेश्वर प्रस्तुति में मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक लाइन है। ये वरा मंदिर वाली भी लाइन बहुत उपयोगी लाइन है और अहाड़ राजधानी वाला तो मुझे लगता है कि प्रश्न बनना चाहिए। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है क्योंकि राजधानी परिवर्तन करता है। नागदा के बाद राजधानी परिवर्तन कौन करता है? अहाड़ करता है। ठीक है ना, ये राजधानियों का कर्म आप जरूर साथ साथ में लेके चलना। ठीक है, प्रताप के बाद अमर सिंह के बाद में फिर राजधानी परिवर्तन होती है, तो वो चीजें आपको साथ में लेके चलनी। ठीक है, तो अल्लू रावल की उपाधि याद रखना। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करता है। मेवाड़ में पहली नौकरशाही की स्थापना करता है। अहाड़ को मैं अपनी राजधानी बनाता है और एक लाइन और याद रखना, अहाड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, अच्छे प्रश्न बन सकते। ये प्रश्न बना हुआ है, ये परीक्षा में पूछा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बना था कि नाथ प्रशस्ति में किस शासक का उल्लेख? नाथ प्रशस्ति किस शासक की वीरता का वर्णन करती है? नाथ प्रशस्ति किस शासक की वीरता का वर्णन करती है? ये प्रश्न पूछा था। अभी विद्यार्थियों की कहते हैं कि जिनका कंसेप्ट नहीं था, कोई भी इसको हल नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने पहले ही हल करवाया है। स्रोतों वाले टॉपिक में ये चीजें मैंने कंप्लीट करवाई थी, कुछ भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, तो नाथ प्रशस्ति में एक शासक का वर्णन मिलता है, वो है नरवान। स्टार लगा कर अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि नाथ प्रशस्ति का संबंध किससे है? नरवाहन से है। अब अपराजित प्रशस्ति का शिलालेख का संबंध किससे है? अपराजित से है। तो 4-5 अभी मैंने स्रोतों के बारे में जानकारी दी है, तो वो चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, तो नाथ प्रशस्ति का संबंध किससे है? नरवान से मानता है। और सीधा ही पूछ ले कि नाथ प्रशस्ति में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो वो कौन सा वंश है? गुहिल वंश कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखो मैं अभी क्रम वाइज ही चल रहा हूं, याद रखना, मैं अभी क्रम वाइज ही चल रहा हूं। पिछला प्रश्न कौन सा था? ठीक है, ये देखो, ये अच्छा प्रश्न ना। अब क्या होता है कि शासक के शासन काल में मालवा के परमार राजा वाकपति मुंज ने अहाड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग और आसपास का क्षेत्र अधिकार कर लिया। ठीक है ना, अब कहते हैं कि नरवर्मा के बाद कुछ छोटे शासक होते हैं। नरवर्मा के बाद में शासक बनता है शक्ति कुमार। ठीक है, इसका उत्तर तो शक्तिमान होगा, परंतु एक चीज आप समझना कि अभी तक तो मेवाड़ में जो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र थे, जो चित्तौड़ का क्षेत्र है, अभी तक किसके पास था? इन्हीं गुहिलों के पास था। ठीक है ना,
परंतु अब चित्तौड़ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे वंश का अधिकार हुआ है। ठीक है ना। तो ये किसके काल में बना था, ये प्रश्न बहुत उपयोगी बन सकता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया है कि किस शासक के काल में मालवा के परमार वाघपति मुंज ने पहाड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ दुर्ग और क्षेत्र को अधिकार कर लिया था। तो वो याद रखना शक्ति व कुमार था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है जब हम प्रारंभिक शासकों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो शक्ति कुमार शासक था और मालवा के परमार वाघपति मुंज ने आक्रमण किया था और पहली बाहर चित्तौड़ से कहते हैं कि गोहिलों को भागना पड़ा था। ठीक है ना। तो चित्तौड़ का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर किसने किया था, तो यह मालवा का परमार था, याद रखना। वाघपति मुंज था और मुंज के आक्रमण के समय अहाड़ का शासक कौन था, तो वो शक्ति कुमार था। स्टार लगा के इस प्रश्न को अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लेना। ठीक है, ये पहली बार हुआ है जब गोहिलों को चित्तौड़ के क्षेत्रों के आसपास से भागना पड़ा था। ठीक है, पहला आक्रमण था। अब देखो कुछ चीज आप समझना। ठीक है, कुछ चीज आप यहाँ देखना। अब देखो शक्ति कुमार के बाद शक्ति कुमार कहते हैं कि पराजित हो जाता है, वो भाग कर कहीं चला जाता है, ऐसा प्रश्न हमें वो किताबों में देखने को मिलता है। अब चित्तौड़ पर अधिकार होने के बाद क्या होता है, एक शासक बनता है रण सिंह। रण सिंह भी नाम मिलता है, कर्ण सिंह भी इसका नाम मिलता है। ठीक है, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। इसके काल में कहते हैं कि गोहिलों की दो शाखाओं का उदय होता है। इसके काल में गोहिल वंश दो शाखाओं में बंट जाता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार लगभग अपने कॉपी में नोट कर लेना कि गोहिल वंश का दो भागों में बंटना किस शासक के काल की घटना है, तो वो रण सिंह है या कर्ण सिंह। ठीक है, इसके बनाया रण सिंह के सेम सिंह और रहब नामक दो पुत्र हुए थे। इसलिए मैंने आपको ये इंडेक्स में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ समझ ही नहीं पाते हैं कि रावल शाखा कौन सी है और सिसोदिया शाखा कौन सी है, राणा शाखा कौन सी है। तो यहाँ से ये घटना शुरू होती है। फिर कहते हैं कि रतन सिंह के काल तक, रतन सिंह के बाद फिर सिसोदिया शाखा शुरू होती है, तो वो घटना यहीं से शुरू होती है। इसलिए आप यहाँ से आप इस पर समझने का प्रयास करना कि रण सिंह नाम था, कर्ण सिंह एक ही नाम है दोनों का। इनके काल में, इसके शासन काल में गुहिल वंश दो शाखाओं में बट गया था। गुहिल वंश दो शाखाओं में बटा था। रण सिंह या कर्ण सिंह के काल में, याद रखना। फिर सिसोदिया शाखा की शुरुआत हम करते हैं रतन सिंह के काल के, हम बाद में वो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रण सिंह थे। अब रण सिंह के दो पुत्र होते हैं, एक होता है सेम सिंह और होता है रहाब। राहब, ठीक है, रहाब। एक रहाब होता है और एक सेम सिंह होता है। सेम सिंह क्या करता है, रावल शाखा की शुरुआत करता है। याद रखना, स्टार लगा के ये प्रश्न बन सकता है कि किस शासक के काल में रावल शाखा की शुरुआत होती है। याद रखना, दो प्रकार के प्रश्न यह बनते हैं कि गुहिल वंश की दो शाखाओं में बंटना किस काल के घटना है, तो वो कर्ण सिंह के काल की घटना। याद रखना, रावल शाखा की शुरुआत किस शासक से होती है, ये प्रश्न अच्छा बन सकता है, वो सेम सिंह से होती है। ठीक है, अब ये रावल शाखा शासन करती है मेवाड़ पर, रावल शाखा करती है। रावल शाखा जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में कहते हैं कि ये राणा शाखा, राणा शाखा, और राणा शाखा को ही सिसोदिया शाखा कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये राणा शाखा का संस्थापक कौन था, कहते हैं इसके किसके काल शुरू होती है, रहाब के काल से शुरू होती है ना। रहाब के जो वंशज हैं वो राणा शाखा के कहलाए थे, और सेम सिंह के जो वंशज हैं वो रावल शाखा कहलाई थी। तो इन दोनों का तुलनात्मक रूप से कभी कोई प्रश्न बन जाए, आप कभी भी गलत यहाँ से मत करना। ठीक है, तो रण सिंह करम सिंह के बारे में गोहिल वंश दो भागों में बनता है, और रावल शाखा का कहते हैं वंशज मानते हैं सेम सिंह को, और राणा शाखा का वंशज मानते हैं रहब को, और ये राणा शाखा ही बाद में सिसोदिया शाखा कहलाती है। ठीक है, अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो आपको जरूर दिमाग में ये चीजें रखनी। अब रावल शाखा में देखो, रावल शाखा मैंने भी बताया तो कि रावल शाखा, ठीक है।
तो रावल शाखा की शुरुआत होती है सेम सिंह से। ठीक है, अब सेम सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र माने जाते हैं। कितने पुत्र माने जाते हैं? 2 पुत्र माने जाते हैं। दूसरे पुत्र में पहला पुत्र शासक बनता है सामंत सिंह। सामंत सिंह पहला शासक कौन बनता है? सामंत सिंह पहला शासक। ये किसकी शाखा का था? ये रावल शाखा का था और सेम सिंह का ये प्रथम पुत्र माना जाता। ठीक है, तो अब प्रथम पुत्र के बारे में देखना कि मेवाड़ शासक सामंत सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है। सामंत सिंह के बारे में भी अच्छे प्रश्न बनने की संभावना है। सामंत सिंह और जैतर सिंह के बारे में हर परीक्षाओं में एक प्रश्न बनता ही है, चाहे जैतर सिंह का बनो चाहे सामंत सिंह का बनो। ठीक है, तो आप जरूर यहाँ से दिमाग में चीजें याद रखना। इसका विवाह अजमेर के पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से हुआ। स्टार लगा अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि सामंत सिंह का मैंने आपको जब बताया था कि त्राइन का द्वितीय युद्ध में मारा गया था सामंत सिंह, ये वही सामंत सिंह है। ये वही सामंत सिंह है, याद रखना। अजमेर के पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से विवाह किया था। इसके काल में नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। यह लाइन बहुत उपयोगी लाइन है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। होता क्या है कि ये जो पृथ्वीराज द्वितीय था ना, पृथ्वीराज द्वितीय और कीर्तिपाल चौहान, इन दोनों के बीच क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। तो कीर्तिपाल क्या करता है कि अपने जो पृथ्वीराज का जो संबंधी था, ये तो था ना सामंत सिंह भाई, कहते हैं कि बहन से विवाह किया था। तो कीर्तिपाल क्या करता है? ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है और मेवाड़ पर ये अधिकार कर लेता है। ठीक है ना, तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो मैंने अभी जो पहले वो बताई थी, ठीक है, कि वागपति मुंज ने आक्रमण किया था शक्ति कुमार के काल में और गोहिलों को चित्तौड़ से भगाया था। और वही चीज वापस याद रखना, ये सामंत सिंह ही है जिसने चित्तौड़ पर वापस अधिकार किया। याद रखना, चित्तौड़ पर वापस अधिकार करने वाला भी सामंत सिंह ही है। चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला, वापस अधिकार करने वाला सामंत सिंह ही है। शक्ति कुमार के बाद वापस सामंत सिंह वापस चित्तौड़ पर अधिकार करता है और ये विवाह करता है और कीर्तिपाल यह आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में ये लड़ता हुआ मारा गया। हमने वो चीज पृथ्वीराज तृतीय के बाद में वो मैंने जब पृथ्वीराज तराइन का द्वितीय युद्ध पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको ये चीजें बताई थी। ये सामंत सिंह वही सामंत सिंह है। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो राजमाता कर्मावती ने तुर्क सेना को पराजित किया था। ये लाइन भी बहुत उपयोगी लाइन है कि सामंत सिंह की मृत्यु के बाद सामंत सिंह युद्ध में मारा गया था और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने, हम पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत का जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कहते हैं कि मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी और उस सेना को पराजित किसने किया था? कर्मावती ने पराजित किया था। ये कर्मावती उसकी सामंत सिंह की धर्मपत्नी थी। याद रखना, सामंत सिंह की धर्मपत्नी थी कर्मावती। कर्मावती ने उस सेना को आक्रमण को रोका था और पराजित। तो ये थी सामंत सिंह की कहानी और मुझे लगता है कि एक प्रश्न यहाँ से बनना चाहिए। ठीक है ना, चित्तौड़ पर वापस अधिकार करता है। ये लाइन बहुत उपयोगी लाइन है। पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई से विवाह करता है। कीर्तिपाल, नाडोल के कीर्तिपाल चौहान से ये पराजित हो जाता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में युद्ध लड़ता मारा जाता है और इनकी रानी कर्मावती ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पराजित किया था। ठीक है, तो ये थी सामंत सिंह के बारे में कहानी। आज इतने ही प्रश्न बन पाए हैं और कल मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट आपको करवा दूं। जैतर सिंह के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि उसके बारे में प्रश्न हर बार यहाँ से बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कभी प्रश्न पूछ लेना, आपका प्रश्न कभी यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। कुछ और डिटेल है, आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जब भी मेवाड़ का गोहिल पढ़ो ना तो सबसे पहले गोहिलों का वंश क्रम जरूर याद रखना। मुख्य शासकों के बाद कौन शासक बनता है, यह एक कमजोर अभी प्रश्न पूछ लिया था। अभी प्रश्न पूछा था कि महाराणा उद्दा के बाद शासक कौन बनता है? रायमल बनता है। ये प्रश्न पूछ लिया है। विक्रमादित्य के बाद शासक कौन बनता है?
उदय सिंह शासक बनता। ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, इसलिए जब भी मेवाड़ के कोई पढ़ो ना, तो मेवाड़ के जो मुख्य शासकों के बारे में, जैसे राज सिंह का प्रश्न बनता है, राज सिंह का प्रश्न बनता है, ठीक है ना। देखो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जगत सिंह के बाद शासक कौन बना था, राज सिंह शासक बना था, महत्वपूर्ण शासक है, इसके लिए प्रश्न बनता है। तो ये थोड़ा क्रम, ऊपर नीचे वाला क्रम जरूर आप दिमाग रखना, कभी प्रश्न आपका कोई गलत नहीं हो, इसलिए हम जब पढ़ ही रहे हैं तो कंप्लीट हम पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्रम, मुख्य मुख्य शासकों के बारे में क्रम आप जरूर दिमाग में याद, ठीक है। तो आज की क्लास यही थी। अब क्लास वापस कंटिन्यू रहेगी, 9 बजे आपको निर्धारित समय पर क्लास मिलती रहेगी। जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।